नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 3। इसमें 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं और उसमें हमें उपयुक्त शब्द छांटकर लिखना है। पहला है व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर खाली स्थान बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर उत्तर आता है घटता है। तो इसका कारण ये होता है कि जब ताप बढ़ता है तो अणुओं के बीच में जो अंतरा आकर्षण बल होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, वो मान कम हो जाता है और उनके जो बॉन्ड होते हैं, जो बंध होते हैं, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। और पृष्ठ तनाव उन्हीं अंतरा अणुक आकर्षण बल के कारण से है या उन्हीं बंधों के कारण से है। तो जब बंध ताप बढ़ने पर कमजोर पड़ जाते हैं तो पृष्ठ तनाव का मान भी घट जाता है। अब बी वाला भाग देखते हैं। गैसों की शानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, जबकि द्रवों की शानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। ये इनके उत्तर है। पहले रिक्त स्थान में बढ़ती है और दूसरे स्थान में घटती आएगा। तो जैसा गैसों के लिए हम कहें तो गैसों में क्या होता है कि ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण से वो रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन के कारण से जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें वो रुकावट डालते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कि धारा रेखीय जो प्रवाह होता है उसमें वो रुकावट डाल सकते हैं। तो उस रुकावट के कारण से शानता का मान बढ़ जाता है। जबकि द्रवों के मामले में कहें तो जब द्रवों के ताप बढ़ते हैं तो ताप बढ़ने से उनके बंध कमजोर हो जाते हैं और बंधों के कमजोर हो जाने से शानता का मान भी घट जाता है। अब सी पार्ट पर बात करते हैं कि दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा अपरूपण विकृति। तो प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती है जब हम ठोस की बात करते हैं उस स्थिति में, जबकि द्रवों के लिए अपरूपण विकृति की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम द्रवों की बात करेंगे तो अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति की दर पर निर्भर करेगा द्रवों के केस में, जबकि ठोस के केस में वो अपरूपण विकृति पर निर्भर करेगा। डी वाला पार्ट कहता है किसी तरल के परिवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्ण पर प्रवाह की चाल में वृद्धि में संहति संरक्षण का अनुसरण होता है। इसको समझ लें कि जैसे एक नली में पानी बह रहा है और जब हम नली के मुंह पर उंगली रख देते हैं तो प्रवाह का वेग बढ़ जाता है, पानी तेजी से बाहर आने लगता है। तो ऐसा करने से संहति संरक्षण का नियम लागू होता है। कारण यह है कि जितना पानी प्रति सेकंड अंदर आ रहा है उतना ही पानी प्रति सेकंड बाहर जाएगा, जितना द्रव्यमान अंदर आ रहा है उतना ही द्रव्यमान बाहर जाएगा। तो बाहर उतना ही द्रव्यमान जाने के लिए यदि छिद्र छोटा है, संकीर्ण है, तो निश्चित रूप से प्रवाह की चाल बढ़ जाएगी। तो यहाँ संहति संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। और पांचवा है किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में अधिक होती है। यानी कि जब किसी सुरंग के अंदर वायुयान का मॉडल हम प्रयुक्त करते हैं तो उस स्थिति में जो प्रक्षोभ होता है उसकी वास्तविक जो वायुयान वायु में जब गमन करता है तो उसकी तुलना में अधिक हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी वायु का प्रवाह या तरल का प्रवाह क्रांतिक चाल से बढ़ जाता है तो उसकी जो गति होती है वो प्रक्षोभ प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे पांचों उत्तर हुए अभ्यास क्रमांक 3 के। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 4 हल करते हैं। इसमें 5 भाग दिए गए हैं, प्रत्येक भाग पर हम लोग बात करेंगे। किसी कागज की पट्टिका को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज पर ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। एक कागज लिया हमने और उस कागज को यदि हम क्षैतिज दिशा में रखना चाहते हैं तो कागज नीचे की ओर झूल जाता है। और यदि हम हवा फूंक मारकर उस कागज को क्षैतिज करना चाहें तो उसके लिए एक तरीका होता है कि कागज की ऊपरी सतह के समानांतर हवा फूंक मारो। तो जब ऊपरी सतह के समानांतर हवा फूंक मारते हैं तो ऊपर की वायु की गति बढ़ जाती है और बर्नौली के प्रमेय से यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, अर्थात कागज के ऊपर दाब कम हो जाएगा और ऊपर दाब कम हो जाएगा तो नीचे का दाब अगर अधिक है और ऊपर का कम है तो नीचे की हवा उस कागज को ऊपर की ओर धक्का मारेगी।
तो इस प्रकार से कागज क्षैतिज में स्थिर हो सकता है। तो कागज नीचे की ओर नहीं झुकेगा, वो समतल हो सकता है क्षैतिज में यदि उसकी ऊपरी सतह पर हवा से फूंक मारी जाए। बी पार्ट है जब हम किसी जल टोटी को अपनी उंगली के द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की रिक्त जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती हैं। बिल्कुल सही है। सातत्य समीकरण कहती है कि किसी भी नलिका में प्रवाहित द्रव का वेग तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल नियत होता है। अर्थात यदि कोई नली की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो, और उसमें अनुप्रस्थ काट से संबंधित द्रव का वेग, इन दोनों का गुणनफल सदैव नियत होता है। अब देखिए, यदि आपने क्षेत्रफल को कम कर दिया तो वेग बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो वेग कम हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा है कि टोटी को उंगली से बंद कर दी, तो जब उंगली लगाई हमने टोटी के मुंह पे तो क्षेत्रफल कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हो गया तो वेग का मान बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि वेग का मान बढ़ जाता है। इसको सातत्य समीकरण की सहायता से समझा सकते हैं। अब आइए सी भाग पर कि इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई के बहिर्प्रवाही धारा को अधिक अच्छे से नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसका अंगूठा एक पिस्टन के ऊपर होता है और वो उस अंगूठे से उसको दबाता है, और आगे की ओर सुई लगी होती है जो काफी नुकीली होती है, अर्थात उसका जो सिरा होता है वो बहुत संकीर्ण होता है। तो जब अंगूठे से दबाते हैं तो दूसरे सिरे से दवाई बाहर निकलती है। तो दवाई के बाहर निकलने की जो दर है उसको नियंत्रित करने के लिए अंगूठे के दाब की तुलना में जो सुई का आकार है ये ज्यादा प्रभावशील है। इसका मूल कारण यह है कि सातत्य समीकरण से सुई का आकार सूक्ष्म होने से बाहर आने वाली दवाई का प्रवाह वेग अधिक होता है। तो हमें दवाई शरीर में धीरे डालना है, तेज डालना है, इसका निर्धारण यदि हम सुई के आकार से करें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत की अंगूठे के द्वारा दाब कम या ज्यादा करके हम उसको नियंत्रित करें। तो सामान्यतः डॉक्टर इस बात को डिसाइड करते हैं कि कितनी मोटी सुई या कितनी बारीक सुई की सहायता से दवाई को शरीर के अंदर प्रवाहित किया जाए। तो सुई का आकार दवाई के बहिर्प्रवाही धारा के लिए अच्छा नियंत्रण का कार्य करता है। हम लोग डी पार्ट पर बात करते हैं। किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है। बिल्कुल सही है। पात्र में यदि बारीक सुराख है तो उससे तीव्र गति से द्रव बाहर निकलता है आगे की ओर, और फलस्वरूप प्रवाह की विपरीत दिशा में समान संवेग का प्रणोद उत्पन्न करता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने देखा है कि जब एक वस्तु आगे की ओर संवेग ग्रहण करती है तो दूसरी वस्तु समान संवेग पीछे की ओर ग्रहण करती है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो बाहर निकलता हुआ द्रव जो है वो आगे की ओर संवेग प्राप्त करता है, तो उसके प्रभाव से जो पात्र है वो पीछे की ओर संवेग प्राप्त करेगा और यह प्रणोद कहलाएगा। तो पीछे की ओर प्रणोद का अनुभव करता है। ई पार्ट कहता है कि कोई प्रचक्रमान से मतलब है स्पिन करती हुई क्रिकेट की गेंद वायु में परवलयी प्रपथ का अनुसरण नहीं करती है। आपने देखा होगा कि जब स्पिनर गेंद फेंकता है तो हवा में स्विंग करवाता है, अर्थात गेंद दाएं या बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गति करवाई जाए तो उसकी गति परवलयाकार पथ पे होगी। तो दाएं या बायां मुड़ना यानी कि परवलयाकार पथ को छोड़ना, तो ये आखिर कैसे हो पाता है? तो इसका कारण होता है कि जब स्पिनर गेंद फेंकता है तो वह गेंद को घूमते हुए आगे की ओर फेंकता है, अर्थात गेंद में रेखीय गति भी होती है, घूर्णन गति भी होती है, और दोनों गतियों के प्रभाव से गेंद की जो सतह है उससे टकराने वाली वायु का एक पृष्ठ पर वेग बढ़ जाता है और दूसरी पृष्ठ पर कम हो जाता है। तो जिधर बढ़ जाता है वहां दाब कम हो जाता है और जिधर वेग कम हो जाता है वहां दाब बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हवा में ही गेंद जो है एक और अधिक दाब का अनुभव करती है, दूसरी ओर कम दाब का अनुभव करती है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर स्विंग कर जाती है या स्पिन कर जाती है। तो गेंद का परवलयी पथ पर नहीं चलना उसकी इन दोनों गतियों के कारण से
संभव हो पाता है। तो स्पिनर इस बात को ध्यान रखता है कि वह घूमती हुई गेंद को खिलाड़ी को फेंकता है ताकि वो हवा में स्विंग कर जाती है और वो अपने परवलयी पथ को छोड़ देती है। तो ये हमारे उत्तर हुए। धन्यवाद।